हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग बीबीए के सेमेस्टर 3 का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का यूनिट नंबर 1 करेंगे। इसका आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे क्योंकि इनकम टैक्स सब्जेक्ट थोड़ा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Income tax. Income tax is a tax which is payable by every person who earns income more than a specified limit during a financial year. Income tax is imposed and recovered by the central government. Income tax क्या होता है? बेसिकली एक पर्सन जो इनकम अर्न कर रहा है वो कुछ परसेंट अपनी इनकम का एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। Income tax is payable by every person whose taxable income exceeds a specified exemption limit। एक लिमिट होती है जिसके ऊपर इनकम अर्न होते ही जो नॉर्मल पर्सन अर्न कर रहा है उसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को कुछ परसेंट से। इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। हमारे इंडिया में 1860 में सबसे पहले इनकम टैक्स आया था। इन इंडिया फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1886 और 1886 में फर्स्ट एक्ट आया था इनकम टैक्स एक्ट। At present, the provision of income tax are contained in the Income Tax Act 1961, which extend to the whole of India and become effective from 1st April 1962। हमारे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट जो आया था वो 1961 में आया था और जो कि 1 अप्रैल 1962 से इफेक्ट में आया था, तब से स्टार्टिंग हुई थी। इनकम टैक्स इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज द पर्सन हु अर्न्स द इनकम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में पहले डिफरेंस समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं टू द लास्ट कंज्यूमर। जैसे कि जीएसटी, जीएसटी का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने जो लास्ट कंज्यूमर है, जो सबसे लास्ट कस्टमर उसको परचेज करता है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ये अपना बर्डन शिफ्ट करके लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इनकम अर्न कर रहा है उसी को ही पे करना पड़ेगा, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स है। Example, if a salaried employee pays income tax on their salary, they pay it directly to the government। जो बंदा सैलरी ले रहा है अपनी इनकम के ऊपर वो खुद ही टैक्स देगा, कोई और बंदा टैक्स नहीं देगा गवर्नमेंट को। तो ये था हमारा इनकम टैक्स। नेक्स्ट वी विल कवर Income Tax Act 1961. It is an act passed by the Parliament of India to impose and regulate income tax on the income earned by individual firms, companies and other entities। Income Tax Act 1961 में आया था, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और ये इफेक्ट में आया था 1962 से। और ये हर एक उस बंदे के ऊपर लगता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, जो इनकम अर्न करती है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1961 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1st April 1962। Since then, the act has been amended many times to meet changing economic conditions, improve tax administration, encourage investments, and simplify tax laws। Therefore, the act is continuously updated according to the country's need। इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में था, लेकिन उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस आए एज पर द इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे जैसे चेंजेस होते रहे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में, वैसे वैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी चेंजेस आते रहे, ताकि हम कॉन्टिन्यूसली एक कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग। अमेंडमेंट्स आर जनरली मेड एवरी ईयर अलोंग विद द यूनियन बजट। जो हमारा यूनियन बजट फर्स्ट फैब को आता है पार्लियामेंट में, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू आता है। तो उस बजट के टाइम पर ही हमारे अमेंडमेंट्स भी बताए जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट अलोंग विद द बजट चेंजेस इन इनकम टैक्स लॉज आर प्रपोज्ड। मतलब जो यूनियन बजट में चेंजेस आता है, जो पार्लियामेंट में हर फर्स्ट फेब को रिलीज किया जाता है, उसी के अंदर चेंजेस भी बताए जाते हैं इनकम टैक्स लॉ के। नेक्स्ट, after the union budget is presented, the financial bill is introduced in parliament। It contains proposed change relating to income tax। जब हमारा यूनियन बजट हो जाता है पास आउट, देन फाइनेंस बिल आता है पार्लियामेंट में, जिसमें हमारे इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स वर एप्लीकेबल, वो सारे एप्लीकेबल होने लगते हैं। द फाइनेंस बिल एक्सप्लेन्स न्यू टैक्स रेट्स, रिडक्शंस, एग्जेम्पशंस एंड अदर टैक्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जितने भी चेंजेस आए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो सारे लॉन्च हो जाते हैं, बता दिए जाते हैं। व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। जब फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाए वो फाइनेंस एक्ट हो जाता है।
तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारा आया था, जो एग्जिस्टेंस में आया 1962 में। उसके बाद से जैसे-जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रही, वैसे-वैसे अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस होते रहे हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। हर साल हमारा यूनियन बजट फर्स्ट फ़ेब को लॉन्च किया जाता है, दिखाया जाता है, पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो फाइनेंस बिल के थ्रू पार्लियामेंट में शो किए जाते हैं, देन फाइनेंस बिल पास होता है और फिर फाइनल डिडक्शंस आती हैं और वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज द अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स आर देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर वो जो फाइनेंस एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आकर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सबको एप्लीकेबल कर देता है। इनकम टैक्स इज इंडिया इज कलेक्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट which works under the Central Board of Direct Taxes CBDT। इनकम टैक्स हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है और यही लोग टैक्स हमारा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर financial year, the 12-month period from 1st April to 31st March in which income is earned। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है हमारा, जो कि 1st अप्रैल से 31st मार्च तक का होता है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच द टैक्स पेयर एक्चुअली अर्न्स द इनकम, इट इज जनरली द सेम एज द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस साल इनकम अर्न हुई है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर के जैसे ही सेम होता है। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इज पेड। अब ये 3 टर्म्स हैं जो कि आपके इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल से 31st मार्च को 31st मार्च को खत्म होता है। प्रीवियस ईयर भी हमारा सेम होता है एज़ पर द फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर वैसे तो हम पिछले साल को बोलते हैं और उसी साल हमारी इनकम अर्न होती है। तो उसी साल की इनकम अर्न जो हमने की है, उस इनकम पर हम इस साल टैक्स देंगे। तो उस जिस साल हम टैक्स देंगे उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद वाला होता है। एग्जाम्पल, इफ इनकम इज अर्न बिटवीन 1st अप्रैल 2025 एंड 31st मार्च 2026, सो द फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज जिस साल हमने इनकम अर्न करी, दैट इज 25 एंड 26, वो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर और वही हमारा प्रीवियस ईयर है जिसका हम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में, मतलब 26 27 में। तो ये होता है हमारा असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट वी विल कवर अब एक्सेप्शंस टू द जर्नल रूल। ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं, तो उनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं जो उनको कंसीडर नहीं करते हैं। हमारे इनकम टैक्स में हम जो टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं वो सारे थ्योरेटिकली था, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है समझना क्योंकि आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसी बेसिस पे होंगे। सो जर्नल रूल, नॉर्मली इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। जो इनकम हम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उसको असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, इन सम स्पेशल केसेस द इनकम इज टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें जिस साल हमने इनकम अर्न करी है उसी साल उसको टैक्स पे करना होता है, हम असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करते हैं। जैसे कि इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। If a non-resident earns income from a shipping business at an Indian port, the income is taxed immediately in the same year। मतलब अगर कोई बंदा शिपिंग बिजनेस से, जो कि नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रहने वाला नहीं है, वो कुछ इनकम अर्न कर रहा है इंडियन पोर्ट से, तो उसको इमीडिएटली वहीं पर टैक्स देना होगा जहां पर उसकी इनकम अर्न हुई है। नेक्स्ट इज पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, देयर इनकम अर्न अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर इज टैक्स्ड इन द सेम ईयर। मतलब कोई बंदा इंडिया को छोड़कर जा रहा है परमानेंटली, हमेशा के लिए, तो अब तक जितनी भी इनकम उसने अर्न करी है, जो जिस अ, जिस इनकम पर उसने टैक्स नहीं दिया है, वो सारा टैक्स उसी दिन पे करेगा जिस दिन वो छोड़कर जा रहा है। एओपी एंड बीओआई फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन or body of individual is formed for a particular event or purpose and is likely to be dissolved in the same year, its income is taxed in the same year। एओपी और बीओआई मतलब एक फॉर्मल ग्रुप, कोई भी बंदा एओपी और बीओआई के अंडर में, मतलब एक ग्रुप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करे और उससे कुछ इनकम अर्न करे और बाद में वो अपने ग्रुप को डिसॉल्व कर दे, मतलब खत्म कर दे। तो जिस टाइम पे उन्होंने अपना ग्रुप फॉर्म करके कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करा और उससे कुछ इनकम अर्न करी, तो उस इनकम पर टैक्स भी तभी के तभी दिया जाएगा, तब वो डिसॉल्व करेंगे। Next is transfer of property to avoid tax. If the assessing officer believes that a taxpayer is transferring property to avoid paying income tax, the tax can be collected immediately in the same year। मतलब कोई बंदा अपना
प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी और के नाम पर, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मेल फीमेल के नाम पर कराते हैं। आपके पेरेंट्स में भी आपके फादर आपकी मदर के नाम पर प्रॉपर्टी लेंगे, क्योंकि आपकी मदर की कोई इनकम नहीं है, तो अगर वो आपकी मदर के नाम पर प्रॉपर्टी लेंगे, तो वो इनकम टैक्स से बच जाएँगे। ऐसे ही कोई बंदा पहले प्रॉपर्टी अपने नाम पर लेकर देन अपनी वाइफ़ या अपनी माँ के नाम पर उसको ट्रांसफ़र करे, तो उस टाइम पे वहीं पर ही उससे टैक्स लिया जाएगा। मतलब वो अपने टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज़ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिज़नेस और प्रोफ़ेशन। द इनकम अर्न्ड अप टू द डेट ऑफ क्लोज़र इज़ टैक्स्ड इन द सेम ईयर। मतलब कोई बिज़नेस बंद हो रहा है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब बीच में कोई 1 जुलाई को, 10 जुलाई को ऐसे बंद हो रहा है बिज़नेस, तो उसको तभी अब जितनी इनकम उसने अर्न करी है और टैक्स पे नहीं करा है, तभी के तभी उससे टैक्स लिया जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे जर्नल रूल के अलग हैं। नेक्स्ट वी विल कवर इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। अब हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें ओल्ड टैक्स रेज़ाइम अलग है, न्यू टैक्स रेज़ाइम अलग है। पहले कुछ और टैक्स हम पे करते थे, कुछ और रेट से, अब कुछ और रेट से पे करते हैं। तो वो देखते हैं हम। आप लोग इस टैक्स स्लैब को देख कर के कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि जो हमारी निर्मला सीतारमण जी उन्होंने जब बजट पेश किया था तो 12 लाख इनकम को ईयरली टैक्स फ्री बताया था। वो कुछ रिबेट और डिडक्शंस के अंदर में आता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कुछ डिडक्शंस होती हैं जो हमारी होती हैं हमारे इनकम के अंदर, वो हम आगे कवर करेंगे। लेकिन ये टैक्स स्लैब बिल्कुल सही है और ये कंपेयर किया गया है ओल्ड टैक्स रेज़ाइम को न्यू टैक्स रेज़ाइम से। 2026 के अपडेटेड है ये। अप टू पहले जो हमारा ओल्ड टैक्स रिज़ाइम था वो अप टू 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स लगता था, उससे नीचे निल था। 2.5 से 5 लाख की इनकम के बीच में 5% का टैक्स था, 5 से 10 लाख की इनकम के बीच में 20% का टैक्स था एनुअली, मतलब साल का एक बार, और अबव 10 लाख का 30% था। एज़ पर द न्यू टैक्स रेज़ाइम अप टू 4 लाख, मतलब कोई बंदा एनुअली 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको निल, उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है। अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच में कमा रहा है तो उसको 5% का टैक्स देना है। 8 से 12 लाख के का 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20% और 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से अबव 30%। तो ये इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं जो हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर हेड्स ऑफ इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम कहाँ-कहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दिया जिससे आपको ईज़िली समझ में आ जाए। सो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, मीनिंग इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, मतलब हम कहीं पे एज़ एन एम्प्लॉयी काम करते हैं और अपने एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव करते हैं, लाइक सैलरी, बोनस, पेंशन। तो वो होती है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, हाउस रेंट आ रहा है हमारा, किराया आ रहा है बेसिकली। बिज़नेस और प्रोफ़ेशन, इनकम फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफ़ेशनल वर्क, कोई हम प्रोफ़ेशनल वर्क कर रहे हैं, हमने अपना कोई बिज़नेस किया हुआ है तो उससे जो इनकम होती है, लाइक शो प्रॉफ़िट, डॉक्टर्स फीस, कैपिटल गेन, प्रॉफ़िट फ्रॉम सेलिंग अ कैपिटल एसेट, लाइक हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है जिससे हमें कैपिटल गेन हुआ है, लाइक सेल ऑफ लैंड, शेयर्स एंड गोल्ड, उस पर भी हमें टैक्स देना होता है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक इनकम नॉट कवर्ड अंडर दी अदर हेड्स, जो इनकम हमारे किसी हेड्स के अंदर नहीं आती, लाइक बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या लॉटरी मिली है या कोई किसी से गिफ्ट मिला है, उस पर भी हमें टैक्स देना होता है। कुछ लिमिट सेट होती है, उससे अबव अगर वो एक्सीड होता है तो हमको टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट वी विल कवर categories of person under the Income Tax Act 1961. Under the Income Tax Act 1961, every person who earns income is classified into different categories for the purpose of taxation. Each category has its own tax rules and provisions. कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जो पर्सन्स की होती हैं, जैसे-जैसे वो इनकम अर्न करते हैं, उनको वैसे-वैसे पे करना होता है। जो दीज़ कैटेगरीज़ आर इंडिविजुअल, अ सिंगल पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है या फिर कहीं और जॉब कर रहा है और बदले में उसको सैलरी मिल रही है।
like salaried employees doctor. Next is HUF, Hindu undivided family, joint Hindu family, मतलब कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक साथ जॉइंट फैमिली में बिजनेस चला रही है। नेक्स्ट इज कंपनी, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस लिमिटेड, कोई भी कंपनी जो कि लीगली रजिस्टर्ड है वो कोई इनकम अर्न कर रही है। नेक्स्ट इज फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं कोई भी। एओपी, पर्सन जॉइनिंग टुगेदर टू अर्न इनकम, मतलब एओपी बीओआई, कोई बंदा एक ग्रुप, अभी हमने पढ़ा था पहले, एक ग्रुप में काम कर रहा है और वो इनकम अर्न कर रहे हैं। बेसिकली हम एग्जांपल लें अगर हिंदी में तो ठेकेदारी भी बोल सकते हैं। जॉइंट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर्स एंड थ्री ब्रदर्स रिसीविंग रेंट, इसका एग्जांपल है मतलब इंडिविजुअल अर्निंग इनकम टुगेदर, कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आ रहे हैं और वो कोई काम कर रहे हैं, उससे उनको इनकम अर्न हो रही है, तो वो भी टैक्स देंगे। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन, लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ लाइक टेम्पल, यूनिवर्सिटी, वहां से कोई इनकम हो रही है तो वो भी इनकम टैक्स पे करेंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज थी। इन सब चीजों को जो हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं या कुछ एग्जाम्पशंस पढ़े हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली यूनिट्स में, और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यूनिट कंप्लीट कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई में ही अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।